अस्सलामुअलैकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा फरमाए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार क्वेश्चन आंसर आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें पेज नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन आज हम नोट्स को शेयर करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, आपके टोटल 7 क्वेश्चन हैं। आइए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने सर्कल्स किए हैं 1, 2, 4 एंड 6, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अलावा 3 क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस, आज हम टोटली तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपने बाकी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। डिस्कस करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल लाइट इंडिपेंडेंट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आपको पता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस को हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें लाइट की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी के अलावा इसे केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, क्योंकि केल्विन और बेंसन यानी कि इन साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है। बेसिकली इसको डार्क रिएक्शन तो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डार्क यानी कि नाइट में होता है, इसे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसको लाइट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन लाइट यानी कि जब आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास क्या होता है, एक आपके पास होता है जो डे टाइम में होता है, जिसे हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट। एक होता है जो नाइट में हम कहते हैं, यानी कि नाइट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास एटीपी है, जो हमारे पास एनर्जी होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, यानी कि जो हमारे पास डे टाइम में रिएक्शन हो रहा होता है, उससे जो हमारे पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल लाइट डिपेंडेंट में एनर्जी बनी है, आपकी एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट यूज़ करेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस चलते हैं। बेसिकली क्या है, आपको सिर्फ इसकी एक चीज़ समझनी है और वो है इसका मुकम्मल तौर पर साइकिल। आप इसके एक्सप्लेनेशन खुद से भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ही जो हमने यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है आप वही करें, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट में आया कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक है, आप डायग्राम बुक से बना सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्सेप्चुअल भी बना सकते हैं कि स्टेप्स में क्या क्या होता है। ओके सो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप देख लें, यहाँ पर एक सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन को फिक्स करना, यानी कि कार्बन किस तरह से फिक्स होता है और इसका क्या प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट पेज पे भी देखते हैं। बेसिकली जो लाइट इंडिपेंडेंट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, देन होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब किसी चीज़ का रिड्यूस होना, एंड देन रीजनरेशन, यानी कि दोबारा से रीजनरेट होना किसी भी चीज़ का। जो आपने फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक चीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारा प्रोसेस चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पर ये बहुत सारा प्रोसेस चला, यहाँ तक जो है वो कार्बोक्सिलेशन हुई, फिर यहाँ तक जो है आपकी क्या हुई, रिडक्शन हुई, एंड देन दोबारा से जब ये चीज़ बनती है इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। यहाँ तक कार्बोक्सिलेशन होगी, यहाँ तक रिडक्शन होगी, एंड देन आपके पास रीजनरेशन होगी, और इस तरह से आपका केल्विन साइकिल यानी कि आपका जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसकी डायग्राम के बारे में डिस्कस करें तो कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट्स ये डायग्राम है आपकी बुक से ही लिए मैंने। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं RUBP राइबुलोज बायफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इस ग्रुप के। ये होता है 5 कार्बन कंटेन होता है। क्या होता है कि हमारे पास RUBP जो होता है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आगे अटैच होता है, यानी कि कार्बन फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास जो होता है, मतलब इसके बाद 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब RUBP के एक कार्बन के साथ और अटैच हो जाते हैं, तो ये हमारे पास पहले 5 कार्बन थे एंड देन ये 6 कार्बन हो जाते हैं। सॉरी, ये हमारे पास कितने हो जाते हैं, ये हमारे पास हो जाते हैं 6 कार्बन। अब 6 कार्बन के हमारे पास कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं 6। अब क्या होता है, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जल्दी से अपने अंदर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। पहले 3 मॉलिक्यूल्स थे, इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स थे। जब 3 मॉलिक्यूल्स को हमने बीच में से ब्रेक डाउन किया तो 3 × 2
यानी कि हमारे पास 3 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं 3PJ, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड। उसके बाद क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P के अंदर विद द हेल्प ऑफ 6 ATP होता है, कन्वर्ट हो जाता है 6 ADP के अंदर। एंड NADPH जो होता है उसमें से H रिमूव हो जाता है, वो चला जाता है G3P के मॉलिक्यूल के पास, और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह से पूरा साइकिल चलता है, और उसके बाद लास्ट में जाकर दोबारा से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रीजनरेशन होती है RUBP की, यानी कि पहले स्टेप में यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हुई, उसके बाद यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रीजनरेशन हो रही है। इस तरह से हमारे पास केल्विन साइकिल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमें टाइप्स भी सेलुलर रेस्पिरेशन की बतानी है। हम पहले बताएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। आप देख सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। अब मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बाकी जो है आप एक बार पॉज करके, या फिर मैं इसके लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हमारे पास रेस्पिरेशन कितनी है, हमारे पास डिस्कस किए 2 होती हैं, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनारोबिक ये होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम कह सकते हैं एरोबिक में ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस तरह से प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसके बाद फेसेस ऑफ रेस्पिरेशन को यहाँ पर डिफाइन, ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से फेसेस होते हैं उसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 फेसेस होते हैं रेस्पिरेशन के। पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है। आप ग्लाइकोलाइसिस को देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है। ग्लाइकोलाइसिस में हमें सिंपल सा पता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी किसके अंदर, पायरुवेट के 2 ग्रुप्स के अंदर होगी, ठीक है। ये मुकम्मल इसमें 2 ATPs हमें मिलती हैं। बाकी आप एक बार इसे देख सकते हैं ताकि आपको ये माइंड मैप है आपको समझाने के लिए। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर पायरुवेट आगे 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, या फर्मेंटेशन या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोऑक्सिलेशन। फर्मेंटेशन में 2 टाइप्स होती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या तो इथेनॉल फर्मेंटेशन। एंड ऑक्सीडेटिव में जो होता है वो हमारे पास क्रब साइकिल चलता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एट द एंड हमें 36 ATP मिलती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQs बन जाता है कि आपको कितनी ATP जो है वो मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताया किस तरह से होती है, और प्रिपरेटरी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर ये हमारे पास 2 प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है वो सेकंड जो है वो ख़त्म होता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना है, देन आप एक बार इसे दोबारा से रीड करेंगे तो आपको सारे बात समझ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इवेंट टेक प्लेस इन ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन साइटोसोल। आपको पता है जो हमारा सेल का जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें साइटोसोल एक रीजन होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म यानी कि वहाँ पर साइटोसोल जो रीजन होता है वहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस तरह से होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ही पूछ रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है प्रिपरेटरी फेज, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें हमारे पास जो है वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, और ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर एट द एंड हमें जो है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर मजीद इसके बारे में लिखा हुआ है किस तरह से प्रोसेस चलता है। आप एक बार रीड करेंगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी, वरना आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ATP, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, यानी कि इसका आइसोमर ही है, थोड़ी अरेंजमेंट जो होती है वो चेंज हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो ATP यहाँ पर कन्वर्ट होता है ADP के अंदर, एंड H+ आयन यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर दोबारा से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। देन जो है वो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलते हैं। इसके में 2 ग्रुप्स मिलते हैं, कितने, इसके में 2 ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास दोबारा से 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट मिलता है, देन हमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है, देन फॉस्फोग्लिसरेट, एंड उसके बाद हमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड एट द एंड हमें क्या मिलता है, एट द एंड हमें जो है मिलता है क्या, पायरुवेट के ग्रुप और
इस तरह से हमारा जो साइकिल है वो कन्वर्ट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे एक बार रीड कर लेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, आपने वो डिस्कस करना है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, आपको पता है साइकिल क्या होता है। साइकिल ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ यहाँ से चल रही दोबारा से यहाँ पर आए कंप्लीट हो, इसको हम कहते हैं साइकिल। अब एक चीज़ है वो यूँ जाए या फिर यूँ जाए, वो हमारे पास नॉन साइक्लिक होती है। तो इसी तरह से हमारे पास ये डिफाइन किया गया। आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पर डायग्राम भी बनी हुई क्लियर तौर पर समझाया गया है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल बना हुआ है, लाइट आती है, जो H2O का मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है हाफ ऑक्सीजन में और साथ में हाइड्रोजन में। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे ही लाइट पड़ती है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऊपर मूव करके चले जाते हैं। यहाँ से जो हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो इसमें ऐड हो जाते हैं। जब यहाँ पर आकर ऐड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर उसके बाद प्लास्टोक्वानिन के पास, उसके बाद जो है प्लास्टो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास एंड देन प्लास्टोसायनिन, और इस तरह से दोबारा पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास साइक्लिक है और ये हमारे पास नॉन साइक्लिक है। आप देख सकते हैं कि साइकिल चलता है और फिर दोबारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जबकि ये जो है ये चलता तो है लेकिन आखिर ख़त्म नहीं होता, इसीलिए हम इसे नॉन साइक्लिक कह रहे हैं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इन डिटेल। यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या होता है। बेसिकली इसे TCA साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड यानी कि फर्स्ट जो मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, वो हमारे पास 3 कार्बन कंटेन होता है, इसीलिए इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। देन इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं आप एक बार देख लीजिए, वरना वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी मूव कर रही हूँ। इसमें हमारे पास जितने स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका TCA साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक अच्छी खासी आपके डायग्राम बनी हुई, जिसको ये डायग्राम समझ आ गई, समझो उसको पूरा टॉपिक समझ आ गया। पहले क्या होता है, पहले आपके पास जो है, जो आपके पास पायरुवेट मिला है वो जाता है कहाँ पर, वो आपका जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ से कोएंजाइम के साथ मिलता है, बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद क्या होता है, ये आगे जाकर अटैच होता है, फिर सिट्रेट बनता है, उसके बाद आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम, उसके बाद सक्सिनेट, फिर उसके बाद फ्यूमरेट, फिर मैलेट, एंड देन दोबारा से हमारा ये ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, फिर ऑक्जेलो एसीटेट से दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर सिट्रेट बनाता है। इसे C4 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास सिट्रेट होता है ये 4 कार्बन कंटेन होता है, इसीलिए इसे हम C4 साइकिल भी कहते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अल्टरनेटिव कहते हैं कि उसके मुतबादिल, यानी कि उसके बदले में अगर एक चीज़ ना हो तो फिर उसका अल्टरनेट क्या होगा, तो इसी तरह से हमें बताना है। तो बेसिकली आपको पता है अल्टरनेट मैकेनिज्म 2 तरह से होते हैं, एक हमारे पास कैम प्लांट्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं कौन से, C4 प्लांट्स, सॉरी इसे C3 प्लांट्स कहते हैं, और जो हमारे पास C4 प्लांट्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, वो हमारे पास अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन C3 प्लांट्स में किस तरह से होती है वो सारा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद C4 प्लांट्स का भी डिस्कस किया गया, आप एक बार रीड कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन कीमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कीमियोस्मोसिस क्या होता है, आपको पता है इसमें फ्लो ऑफ मतलब हाइड्रोजन आयंस की जो होती है वो पंपेशन होती है, वो पंप होता है, फिर वो मूव करता है, इस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आपको सारी बात समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव, आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये होता है कि हमारे पास जो है वो मतलब किस ATP किस तरह सिंथेसिस होती है, तो वो सारा यानी फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP किस तरह से बनती है, तो वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बाकी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इन पर आप ध्यान मत दीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आता या फिर उसे क्वेश्चंस नहीं आप फाइंड आउट कर सकते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल हुई तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।